गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था उदासीनता वक्र। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को क्या मिलती है, समान संतुष्टि। यहाँ अपन ने एक्स वस्तु ली थी, यहाँ वाई वस्तु को दर्शाया था और ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतो दर था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था बजट रेखा, या उसे बोलते हैं कीमत रेखा। जब उपभोक्ता की आय दी हुई हो तथा साथ ही वस्तुओं की कीमतें दी हुई हो, उपभोक्ता की आय इनकम और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हो, तो कोई भी उपभोक्ता कुछ संयोगों को खरीद सकता है। उन संयोगों को खरीदने वाले बिंदु पथ या उस संयोगों को खरीदने वाले जो संयोग है उनको मिलाने वाला बिंदु पथ बजट रेखा कहलाती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अर्थात उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन में अपन ने अध्ययन किया है कि जहाँ बजट रेखा और उदासीनता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसे ये ई बिंदु पर दोनों ने आपस में क्या किया, टच किया है। जहाँ बजट रेखा और उदासीनता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वहाँ उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन में होता है। वो अक्स वस्तु की कुछ मात्रा जैसे OX1 और वाई वस्तु की कुछ मात्रा OY1 का उपभोग या प्रयोग करेगा। ये जो सॉल्यूशन था, ये जो समाधान था, उसे हम आंतरिक साम्य कहते हैं, इंटरनल या इंटीरियर सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें उपभोक्ता या तो दो वस्तुओं का या दो से अधिक वस्तुओं का क्या करता है, उपभोग करता है, अर्थात उपभोग में विविधीकरण पाया जाता है। और ये जो दो वस्तु मॉडल है जनरली उस पे ये लागू होता है। तो ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि तटस्थ वक्र जो होता है उससे जो अपन सॉल्यूशन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं वो कौन सा साम्य होता है। तो वो कौन सा साम्य होता है, इंटीरियर सॉल्यूशन, आंतरिक साम्य होता है। अब कुछ ऐसी स्थितियां पाई जाती है जिसमें इंटीरियर जो सॉल्यूशन है वो हमें प्राप्त नहीं होता, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कॉर्नर सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। अब कॉर्नर सॉल्यूशन क्या होता है, ये किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसका अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 कंडीशन दर्शाई है। पहला, अगर वक्र उन्नतोदर हो, अर्थात जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स हो, उसके साथ कॉर्नर इक्विलिब्रियम किस प्रकार होगा। अगर इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉनकेव हो, नतोदर हो मूल बिंदु के प्रति, तो कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, वो किस प्रकार होगा। और पूर्णतः प्रतिस्थापक या पूर्णतः स्थापक, या उसको बोलते हैं पूर्णतः स्थानापन्न वस्तुएं जो होती है उनके बीच में जो वक्र बनेगा, जो भी उदासीनता वक्र बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, कॉर्नर सॉल्यूशन होता है। इसी प्रकार पूर्णतः पूरक वस्तुओं में भी हमेशा क्या पाया जाता है, कॉर्नर सॉल्यूशन पाया जाता है। कॉर्नर सॉल्यूशन की एक जनरल सी बात अपने को ध्यान में रखनी है कि जो भी कॉर्नर सॉल्यूशन होता है उसमें हमेशा मोनोमेनिया अर्थात एकोन्माद, कहने का मतलब उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का प्रयोग या उस एक ही वस्तु को वो उपभोग करेगा, अर्थात उपभोक्ता केवल एक वस्तु खरीदेगा। ये होती है कॉर्नर सॉल्यूशन की विशेषता। कहने का मतलब उपभोक्ता का विविधीकरण में अरुचि होती है, कोई इंटरेस्ट उसका नहीं होता है, वो कभी भी उपभोक्ता विविधीकरण नहीं करेगा, केवल और केवल एकोन्माद का वशीभूत हो जाएगा, अर्थात केवल एक वस्तु का उपभोग करेगा। अब अपन बात करते हैं कि उन्नतोदर अनधिमान वक्र या उन्नतोदर इंडिफरेंस कर्व या कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व के साथ मोनोमेनिया या एकोनोमाद या कॉर्नर सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो जनरली जो व्यवहारिक जगत में एक सामान्य उपभोक्ता कुछ ऐसी स्थितियां सामना करता है जिससे वो केवल उन दोनों वस्तुओं को वो नहीं खरीद पाता। जनरली ऐसा तब होता है जब एक वस्तु बहुत अधिक महंगी हो, अर्थात जो लग्जरी गुड है, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे कार है, जैसे ट्रक है, कोई और भी महंगी AC है, कलर TV है, ये जो महंगी वस्तुएं हैं उन पे ये कॉर्नर सॉल्यूशन लागू होता है। ये विशिष्ट वस्तु, इसका क्या कारण है कि विशिष्ट वस्तु की जो कीमत है या उसकी अवसर लागत है वो उपभोक्ता के लिए क्या हो जाती है, बहुत अधिक होती है।
इसलिए उपभोक्ता उन दोनों वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता। तो उन दोनों वस्तुओं में वो केवल एक वस्तु का उपभोग करेगा, और जब वो एक वस्तु का उपभोग करेगा तो वो संतुलन जो होगा वो आंतरिक साम्य या इंटीरियर सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि वो कॉर्नर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब इसमें मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। पहले अपन यहाँ ये कंडीशन देखते हैं कि पी एक्स अपॉन पी वाई ग्रेटर देन है एम आर एस एक्स वाई के। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में बताया था, जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा वो ज़रूर पिछले वीडियो पे जाएं, और जो ये पी एक्स अपॉन पी वाई जिसको मैंने बताया था बजट रेखा का ढाल, और एम आर एस एक्स वाई जो उदासीनता वक्र का ढाल, इनको मैंने विस्तार से समझाया है। तो एक बार उन वीडियोज़ को पुनः आप देखें ताकि अपन इस वीडियो को आसानी से समझ सकें। इसमें कंडीशन ये है कि पी एक्स अपॉन पी वाई जो है बजट रेखा का जो ढाल है वो ज़्यादा है किससे, उदासीनता वक्र के ढाल से। तो कहने का मतलब ये ज़्यादा कब होगा, जब पी एक्स की वैल्यू तो क्या हो, ज़्यादा, अर्थात एक्स वस्तु की कीमत तो क्या हो, ज़्यादा, और वाई वस्तु की कीमत क्या हो, कम। अब जो वस्तु महंगी है, तो महंगी कौन सी है, एक्स वस्तु, तो महंगी वस्तु को उपभोक्ता क्या खरीदेगा, कम खरीदेगा, और सस्ती वस्तु को उपभोक्ता क्या खरीदेगा, ज़्यादा खरीदेगा। तो जब पी एक्स अपॉन पी वाई ग्रेटर देन हो एम आर एस एक्स वाई की तुलना में, तो हमें क्या करता है, उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग करता है, और वो कौन सी वस्तु का करेगा, वाई वस्तु का। इसको अपन दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में समझाए थे। एम आर एस एक्स वाई बराबर ग्रेटर देन है एम आर एस एक्स वाई से, सॉरी पी एक्स अपॉन पी वाई ग्रेटर देन है एम आर एस एक्स वाई से। इसको अपन ये ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स अपॉन पी वाई जो है वो ग्रेटर देन है एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई से, क्योंकि एम आर एस एक्स वाई प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा किसके बराबर होती है, उन वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर होती है। अब इस डायग्राम में को अगर अपन इस जो समीकरण है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई कौन सा ज़्यादा हो गया, ये वाला। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने केवल इतना सा किया है कि पी एक्स अपॉन पी वाई ग्रेटर देन था एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई से। तो यहाँ वज्र गुणा करने से एम यू वाई तो ऊपर आ गया, और ये जो पी एक्स है ये यहाँ नीचे चला गया। तो बड़ा कौन सा हो गया, एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये ज़्यादा है। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, अगर ये ज़्यादा है तो उपभोक्ता क्या करेगा, वाई वस्तु का ज़्यादा उपभोग करेगा। उससे क्या होगा कि वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी, और दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ की स्थिति। तो देखो पहले डायग्राम में यहाँ एक्स एक्स पे एक्स कोमोडिटी को दर्शाया गया है, वाई एक्स पे वाई कोमोडिटी को दर्शाया गया है। यहाँ जो बी से एल तक है ये एक बजट रेखा है जिसका ढाल पी एक्स अपॉन पी वाई होता है। आई सी वन, आई सी टू, आई सी थ्री ये उदासीनता वक्र है, और ऊंचा उदासीनता वक्र हमेशा अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। अब यहाँ इसमें बजट रेखा का जो ढाल है वो एम आर एस उदासीनता वक्र के ढाल से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ उपभोक्ता केवल और केवल किसका प्रयोग करेगा, वाई वस्तु का प्रयोग करेगा। और यहाँ देखना आप इस बिंदु पे, बी बिंदु पे आपस में यहाँ बजट रेखा का ढाल तो कितना है, पी एक्स अपॉन पी वाई, और उदासीनता वक्र का ढाल क्या है, एम आर एस एक्स वाई, और वो पी एक्स अपॉन पी वाई की तुलना में क्या है, कम है। क्लियर है। इसलिए उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग करेगा, और यही क्या होता है, कॉर्नर सॉल्यूशन कहलाता है। इसका जस्ट ऑपोजिट की बात करें अपन, यदि एम आर एस अपॉन एम आर एस एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो कंडीशन अपने पास ये है कि दोनों वस्तु की कीमतों का अनुपात कम है किसकी तुलना में, एम आर एस एक्स वाई की तुलना में। अर्थात कहने का मतलब क्या है, पी एक्स की कीमत, पी एक्स तो क्या है, कम है, और पी वाई क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए तो इस पूरी संख्या की वैल्यू क्या होगी, इसकी तुलना में एम आर एस एक्स वाई की तुलना में क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब पी एक्स कम है, पी वाई ज़्यादा है। तो यहाँ जिसकी कीमत ज़्यादा है उसका उपभोग नहीं करेगा, और किसका उपभोग करेगा, वो अक्स वस्तु का उपभोग करेगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कॉर्नर सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस डायग्राम में अपन देखते हैं यहाँ
अक्ष वस्तु को दर्शाया गया है, यहाँ वाई वस्तु को दर्शाया गया है। ये बजट रेखा है BL। इस बजट रेखा का जो ढाल है वो इस उदासीनता वक्र के ढाल से क्या है, कम है। और जब बजट रेखा का ढाल उदासीनता वक्र के ढाल से कम होगा तो उपभोक्ता इंटीरियर सॉल्यूशन कभी नहीं प्राप्त करेगा, कॉर्नर सॉल्यूशन वो प्राप्त करता है और केवल अक्ष वस्तु का क्रय करता है या अक्ष वस्तु का उपभोग करता है। अब बात करते हैं कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व, नतोदर अनधिमान वक्र, अर्थात जो मूल बिंदु के प्रति अवतल जो अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र है उसके अंदर कॉर्नर सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। तो यहाँ आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में मैंने ये जो उदासीनता वक्र है ये मूल बिंदु के प्रति क्या है, नतोदर है। मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे जैसे एक वस्तु या अक्ष वस्तु की मात्राओं को बढ़ाएंगे, अक्ष वस्तु 1 2 3 4, वैसे वैसे वाई वस्तु की बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करना होगा। और हम जब उन्नतोदर उदासीनता वक्र होता है तो हम क्या पढ़ते हैं कि अक्ष वस्तु की जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि करेंगे वाई वस्तु की घटती हुई मात्राओं का त्याग करता है। यहाँ जस्ट उसका ऑपोजिट होगा कि जैसे जैसे अक्ष वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि करेंगे वाई वस्तु की बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करेंगे। तो यहाँ जो है वह उपभोक्ता केवल और केवल एक वस्तु का उपभोग करेगा। यहाँ मैंने एक बजट रेखा दिखाई है BL, जो बजट रेखा है ये आपको डायग्राम में दिख रही होगी, BL बजट रेखा है, ठीक है। और यहाँ IC1 IC2 IC3 IC4 और IC5 ये 5 नतोदर उदासीनता वक्र दर्शाए गए हैं। अब अपन जो IC2 है यहाँ अपन देखते हैं, जो IC2 है वो यहाँ O बिंदु पे बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है। क्लियर है, कौन से, IC2 वक्र। और IC3 जो उदासीनता वक्र है वो K बिंदु पे बजट रेखा को स्पर्श कर रहा है। IC4 Z बिंदु पे उदासीनता वक्र को स्पर्श कर रहा है। और IC5 सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र वो B बिंदु पे बजट रेखा को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना यहाँ जो कंडीशन है, जो IC2 है उसकी तुलना में ज़्यादा संतुष्टि किस पे मिलेगी, IC3 पे। IC3 की तुलना में IC4 पे ज़्यादा मिलेगी और IC4 की तुलना में IC5 पे सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो उपभोक्ता कहाँ संतुलन में होगा, जहाँ उसकी संतुष्टि का लेवल अधिकतम हो। तो संतुष्टि का लेवल अधिकतम कहाँ होगा, इस B बिंदु पे होगा, क्योंकि IC5 जो यहाँ मैंने दर्शाया है, ये जो वक्र है IC5 ये क्या है, सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र है। क्लियर है। तो यहाँ उपभोक्ता इस B बिंदु पे अक्ष वस्तु की कितनी मात्रा का उपभोग करेगा, शून्य मात्रा का उपभोग करेगा। बल्कि जितना भी वो उपभोग करेगा, जितना भी वो खरीदेगा, वो कौन सी वस्तु को खरीदेगा, केवल और केवल वाई वस्तु को खरीदेगा। अर्थात उपभोक्ता की विविधीकरण में अरुचि होती है। वह उपभोग में कभी भी विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता है, वह केवल एकोन्माद को वशीभूत हो जाता है, अर्थात वह मोनोमेनिया से प्रेरित हो जाता है। क्लियर है। पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुएं अगर जब होती हैं तो कॉर्नर सॉल्यूशन ही हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए अपन ध्यान देंगे पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुएं होती कौन सी है। वे वस्तुएं जो एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का अपन प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुएं कहलाएगी। या फिर अपन कह सकते हैं यदि उदासीनता वक्र सरल रेखा है तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, कॉर्नर सॉल्यूशन प्राप्त होगा। और ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु के लिए जो उदासीनता वक्र है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। वो क्यों होता है इसका मैं अभी चर्चा कर लेते हैं। माना दो वस्तुएं हैं, अक्ष वस्तु और वाई वस्तु, दोनों पूर्णतः प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं, अर्थात एक वस्तु के स्थान पे अपन दूसरी का यूज कर सकते हैं। तो पहले अक्ष वस्तु की 1 इकाई है और वाई वस्तु की अपने पास 20 इकाइयाँ हैं। वाई अक्ष वस्तु की दूसरी इकाई प्राप्त करेंगे तो वाई वस्तु का कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा,
मानो उसने कितनी वस्तुओं का त्याग किया है, 5 का त्याग किया, तो वाई वस्तु की कितनी इकाइयाँ हो गई, 15 हो गई। जैसे ही तीसरी इकाई प्राप्त करेंगे तो वाई वस्तु का पुनः उसे त्याग करना पड़ेगा, लेकिन वस्तु कौन सी है, पूर्णतः प्रतिस्थापक, अर्थात एक वस्तु के स्थान पे दूसरी यूज आ रही है, तो जो एम आर एस है वो कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी, अर्थात कितनी वस्तु का त्याग करेगा, फिर से 5। अब जो अगर चौथी वस्तु का उपभोग करेगा तो फिर से 5 वस्तुओं का त्याग करेगा, अर्थात जैसे जैसे अक्ष वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि होती है वैसे वैसे वाई वस्तु की समान मात्रा का त्याग करता है। कहने का मतलब जो एम आर एस है वो क्या होता है, हमेशा स्थिर या कांस्टेंट होता है, और एम आर एस स्थिर होता है, इसीलिए जो उदासीनता वक्र होता है वो कैसा बनेगा, मूल बिंदु, वो कैसा बनेगा, मूल बिंदु से एकदम सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ हर बिंदु पे उसका ढाल क्या होगा, समान होगा, क्योंकि एम आर एस जो है वो हर बिंदु पे क्या होगी, स्थिर होगी, समान होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना, इन वस्तुओं का अनदिमान वक्र सरल रेखा होता है, ये मैंने बता दिया क्यों होता है। अब देखो पहला जो डायग्राम है इसमें IC1, IC2, IC3 और IC4 ये 4 उदासीनता वक्र हैं, ठीक है। ये वस्तु कौन सी है, पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु है। 4 उदासीनता वक्र दिखाई दिए हैं और एक बजट रेखा जो यहाँ से शुरू होती है B से और L तक स्टार्ट होती है। क्लियर है। तो यहाँ इस डायग्राम से हमें आइडिया हो रहा है कि बजट रेखा का जो ढाल है वो उदासीनता वक्र के ढाल से क्या है, कम है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। इसको देखो ध्यान से, बजट रेखा का ढाल क्या होता है, px/py। उदासीनता वक्र का ढाल क्या होता है, MRS/xy। तो बजट रेखा है उसका ढाल ज़्यादा है किसकी तुलना में, MRS/xy की तुलना में, अर्थात उदासीनता वक्र की के ढाल की तुलना में। अगर कंडीशन ये है आपके सामने तो अपन क्या बात करेंगे कि MUX/MUY क्या होगा, MRS के स्थान पे मैंने MUX/MUY लिख दिया, वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, PX/PY से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और संशोधित करें तो हम क्या लिख सकते हैं, MUX, इस PX को नीचे ले आएंगे यहाँ और ये MUY को हम ऊपर ले जाएंगे, MUX/PX बराबर छोटा होगा किससे, MUY/PY से। ये अपने पास लास्ट कंडीशन आ गई। और ऐसा अपन ने पिछले उदाहरण में या पिछली वीडियो में भी अपन ने पढ़ा था कि जब MUY/PY बड़ा है किससे, MUX/PX की तुलना में, तो उपभोक्ता क्या करेगा, वाई वस्तु का ज़्यादा उपभोग करेगा या वाई वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा, ताकि वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, कम हो जाए, और ये दोनों हम लास्ट में MUX/PX किसके बराबर हो जाए, MUY/PY के बराबर हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ केवल और केवल कौन सी वस्तु का उपभोग करेगा उपभोक्ता, केवल वाई वस्तु का उपभोग करेगा। ठीक है। अब यदि MRS/xy बड़ा हो PX/PY से, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, दूसरे जो डायग्राम है उसमें यहाँ मैंने X कोमोडिटी को दिखाया है, यहाँ Y कोमोडिटी को दिखाया है। यहाँ IC1, IC2, IC3 और IC4 ये 4 उदासीनता वक्र है, और यहाँ जो बजट रेखा है वो ये B से लेकर स्टार्ट होती है और ये BL एक बजट लाइन है। अब इस डायग्राम से हमें दिख रहा है कि जो बजट रेखा का जो ढाल है PX/PY वो क्या है, कम है किसकी तुलना में, देखो बजट रेखा का जो ढाल है वो ज़्यादा है, ज़्यादा है किसकी तुलना में, उदासीनता वक्र की तुलना में। तो उदासीनता वक्र कौन कौन से, IC1, IC2, IC3, IC4, MRS/xy। क्लियर है। बजट रेखा का ढाल क्या है, कम है किसकी तुलना में, MRS/xy की तुलना में। ये डायग्राम से दिख रहा है, इसका BL का जो ढाल है वो इन उदासीनता वक्रों की तुलना में क्या हो रहा है, कम है। तो उदासीनता वक्र MRS/xy ज़्यादा है, इसका मतलब MUX/MUY भी किससे ज़्यादा है, PX/PY से ज़्यादा है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, अक्ष वस्तु का ज़्यादा उपभोग करेगा, ताकि आपस में क्या हो जाए, पुनः संतुलन प्राप्त हो जाए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया है, कोई राकेश नाम का बंदा है, वो कोक और पेप्सी के प्रति तटस्थ है। कोक व पेप्सी की कीमत 10 रुपये और 8 रुपये है, या ध्यान रखना, कोक की कीमत कितनी है, 10 रुपये,
पी पेप्सी पी मैं इसको नोट कर रहा हूँ, इसकी कीमत कितनी है? 8 रुपये है। तो राकेश कौन सी वस्तु का उपभोग करेगा? अब इसमें देखना, पहले अपन ने लिखा है राकेश जो है कोक और पेप्सी के प्रति तटस्थ है। इसका मतलब MRS जो है उदासीनता वक्र है वो क्या है, उसका ढाल क्या है? 1 है। अर्थात MUX और MUY दोनों क्या है उसमें बराबर हैं। क्लियर है? तो MRS XY जो है वो क्या है, किसके बराबर है? 1 के बराबर है। क्लियर? और PC/PY इसको बोल सकता हूँ मैं, कोक को मैं X वस्तु ले रहा हूँ, पेप्सी को मैं Y वस्तु ले रहा हूँ, इसका अनुपात है 10/8। तो ये कितना प्राप्त हुआ हमें? 1.25। अब देखना, MRS तो अपने पास कितना है? 1 है। और PX/PY या P कोक/P पेप्सी ये कितना है? 1.25 है। कौन सा ज़्यादा है? PX/PY ज़्यादा है। PX/PY ज़्यादा है किसकी तुलना में? MRS XY की तुलना में। अब बताओ कौन सी वस्तु का उपभोग करेगा? कोक का करेगा, कोको कोला का करेगा, या पेप्सी का ज़्यादा उपभोग करेगा? तो अपन इसको MRS XY को अपन क्या लिख सकते हैं? PX/PY ये बड़ा है किसकी तुलना में? MUX/MUY की तुलना में। ठीक है? पक्ष स्थानांतरण करेंगे अपन तो हम लिखेंगे MUY/PY ये ज़्यादा है किसकी तुलना में? MUX/PX की तुलना में। ठीक है? अर्थात ये अगर ज़्यादा है तो उपभोक्ता Y वस्तु का उपभोग करेगा ताकि Y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए? वापिस पुनः कम होके ये दोनों आपस में MUY/PY और MUX/PX वापिस पुनः संतुलन में आ जाए। तो उपभोक्ता कौन सी वस्तु का उपभोग करेगा? Y वस्तु का। और Y वस्तु अपने कौन सी मानी थी? पेप्सी। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा? पेप्सी का उपभोग करेगा। केवल एक वस्तु मोनोमेनिया को वो प्रकट करेगा। ये क्या होता है? एक कॉर्नर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति का IC जो इंडिफरेंस कर्व है वो सरल रेखीय है। ठीक है? सरल रेखीय इसका मतलब वस्तुएं कौन सी है? पूर्ण प्रतिस्थापक है। जिसका ढाल कितना है? -1.1/3। अर्थात MRS क्या है? 1/3 है। दो वस्तु X व Y का उपभोग करेगा। प्रत्येक वस्तु 2 रुपये प्रति इकाई है। दोनों वस्तु की कीमतें कितनी है? 2 रुपये प्रति इकाई। तो PX भी 2 रुपये है और PY भी कितने हैं? 2 रुपये हैं। 2/2 = कितना हुआ? 1। ठीक है? अब PX/PY की वैल्यू तो अपने पास आई है 1 और MRS XY की वैल्यू अपने पास कितनी है? 1/3। तो ज़्यादा कौन सा हो गया? PX/PY ज़्यादा है किसकी तुलना में? MRS XY की तुलना में। ठीक है? क्योंकि एक हमेशा बड़ा होता है किसकी तुलना में? 1/3 से। अब कंडीशन ऐसी है PX/PY बड़ा है MUX/MUY की तुलना में। ठीक है? अर्थात ये MU को इस साइड में ले जाएंगे तो MUY/PY जो है वो बड़ा है MUX/PX की तुलना में होता है। उपभोक्ता कौन सी वस्तु का उपभोग करेगा? केवल और केवल Y वस्तु का उपभोग करेगा ताकि सीमांत उपयोगिता घटने लग जाए और दोनों के लास्ट में संतुलन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ उपभोक्ता Y वस्तु का उपभोग करेगा। ठीक है? अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, कौन सी वस्तु का उपभोग करेगा? Y वस्तु का करेगा। कितनी मात्रा का उपभोग करेगा ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब कितनी मात्रा का उपभोग करेगा इसके लिए अपन क्या करते हैं? एक बजट रेखा का समीकरण लिखा था जब पिछले वीडियो पढ़ाया था। पिछले वीडियो में आपको X/PX + Y/PY जो बराबर होता है उपभोक्ता की आय के। ठीक है? अब अपन ने पढ़ लिया कि एक ही वस्तु का यूज कर रहा है। ठीक है? X वस्तु का वो प्रयोग कर ही नहीं रहा है, केवल और केवल कौन सी वस्तु का प्रयोग कर रहा है? Y वस्तु का प्रयोग कर रहा है। तो X वस्तु की वैल्यू 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो समीकरण क्या बचेगा? Y/PY = I। ठीक है? क्या समीकरण अपने सामने आया? Y/PY = I के बराबर। Y कितना है? Y वस्तु की मात्रा आपने वो ज्ञात करनी है। कीमत कितनी है? 2 रुपये है। बराबर उपभोक्ता की आय कितनी है? 100 रुपये है। Y 2 को उधर ले जाएंगे 100/2। तो Y वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग करेगा? 50 इकाइयों का उपभोग करेगा। और X वस्तु की कोई इकाई का उपभोग वो उपभोक्ता नहीं करेगा। क्लियर?
ये थी पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुओं में। अब अपन बात करते हैं पूर्णतया पूरक वस्तुओं में कॉर्नर सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। जनरली पूर्णतः पूरक वस्तुएं वो होती है जो एक ही अनुपात में हमेशा काम आती है और उनका जो उदासीनता वक्र है वो एल आकृति का होता है। यहाँ अक्ष वस्तु को दर्शाया गया है, यहाँ वाई अक्ष पे वाई वस्तु को दर्शाया गया है और ये जो है वो उदासीनता वक्र है कौन सी वस्तुओं का, पूर्णतः पूरक वस्तुओं का। ऐसा उदासीनता वक्र क्यों होता है, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक ही अनुपात में काम में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, या फॉर अपन बात सकते हैं जो इंक पेन आता है और जो उसमें स्याही डलती है वो दोनों, वो पेन और वो स्याही दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पेन है और उसमें 10 मिलीलीटर स्याही डलती है, ठीक है। अगर 2 पेन होंगे तो 20 मिलीलीटर डलेगी, अगर उसी साइज के समरूप 3 पेन होंगे तो 30 मिलीलीटर। तो इनका जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ये भी एक अनुपात 10 है, ये भी एक अनुपात 10 है। अर्थात वे वस्तुएं जो एक ही अनुपात में साथ साथ काम में आती है, प्रयोग में आती है, वो क्या कहलाती है, पूरक वस्तुएं कहलाती है। और इनका उदासीनता वक्र वो जो होता है वो एल आकृति का होता है। अब इसमें अपन देखते हैं इसमें कॉर्नर सॉल्यूशन किस प्रकार पाया जाता है। तो ये अपने को IC1 IC2 IC4 या IC3 इसको बोल सकते हैं, ये अपने को उदासीनता वक्र दिखाए हैं और जो सबके सब क्या है, एल आकृति के हैं। क्लियर है। अब ये जो बी से लेके एल तक, यहाँ से लेके ये एल तक, ये क्या है, एक बजट रेखा है, ठीक है। अब जहाँ बजट रेखा, जहाँ इस उदासीनता वक्र को टच कर रही है, कौन सी बिंदु पे टच कर रही है, इस ई बिंदु पे टच कर रही है, ठीक है। तो जब ई बिंदु पे वो स्पर्श कर रही है वहाँ उपभोक्ता क्या होगा, संतुलन में होगा। क्लियर है यहाँ। अब ई बिंदु पे अक्ष वस्तु की कितनी मात्रा का उपभोग कर रहा है, वो OM मात्रा का उपभोग कर रहा है। क्लियर। वाई वस्तु की कितनी मात्रा का उपभोग कर रहा है, ON मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ कॉर्नर सॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो बजट रेखा जो है वो उदासीनता वक्र को यहाँ ई बिंदु जो है इस पर क्या कर रही है, वो स्पर्श कर रही है। तो ये जो पूरक वस्तुएं हैं ये हमेशा अकेली यूज नहीं आती, ये एक अनुपात में यूज आती है। तो ये OM और ये ON, ठीक है। अक्ष वस्तु तो OM और वाई वस्तु ON, इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा, हमेशा ये दोनों वस्तुएं क्या होगी, एक अनुपात में कार्य या प्रयोग में आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्नर सॉल्यूशन तीनों या चारों स्थितियों में पाया जाता है। कब कब पाया जाता है, जब कॉन्वेक्स हो उदासीनता वक्र तो भी कॉर्नर सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन शर्त ये है जब उदासीनता वक्र कॉन्वेक्स है तो कॉर्नर सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब एक वस्तु की कीमत क्या हो, बहुत अधिक हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया। और जो अगर जो उदासीनता वक्र है वो कॉनकेव हो तो भी हमें कॉर्नर सॉल्यूशन प्राप्त होता है, ठीक है। और जब वस्तुएं पूर्णतः पूरक या पूर्णतः प्रतिस्थापक हो तो भी हमें कॉर्नर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब एक जनरल बात है कि क्या उदासीनता वक्र गोलाकार हो सकता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या उदासीनता वक्र गोलाकार हो सकता है। इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इस पे आप विचार करना, पिछले वीडियो को देखना। क्लियर है। ओके, थैंक यू।